नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप देख रहे हैं अदिति त्यागी ऑफिशियल। और मेरे साथ जो शख्सियत है वो एक ऐसी संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं जिस संस्था को लेकर विवादित शब्द का इस्तेमाल करूं तो डॉक्टर शमीम अहमद ठोकर साहब, मुझे उम्मीद है आप आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनावों में जमात के रोल को लेकर काफ़ी बात हुई है और उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शमीम अहमद ठोकर, जिन्होंने जो जमात के कैंडिडेट्स रहे हैं, आप जानते हैं जमात बैंड है, तो जो उसके कैंडिडेट्स रहे हैं उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसे शेप किया है, उसे डिफ़ाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है कि 30 साल जमात इलेक्शन से दूर रही, अब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही, और बहुत खुले, ऐसा ये कोई ऐसी चीज नहीं जो छिपी है। जी जी। जमात जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का हिस्सा है जी। ये बदलाव क्यों? देखिए, एक्चुअली हम इसको बदलाव नहीं कह सकते, ये हम ये कह सकते हैं कि जमात ने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं। 71 से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं 87 तक। 30 साल से आपने नहीं लड़ा? फिर 30 साल से नहीं लड़ा। इट वाज ए शिफ्ट फ्रॉम इलेक्शन टू प्रोटेस्ट ऑफ इलेक्शन। प्रोटेस्ट ऑफ इलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आज तक जो आपने सुना होगा कि रिगिंग हुई, रिगिंग के बाद यहाँ पे लोगों ने एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का प्रोटेस्ट किया, और वो भी उन लोगों ने किया ज़्यादातर जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिन्होंने हिस्सा लिया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उन्हीं लोगों ने जो इस वक्त मफ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में हर एक तो सबसे बड़ी सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी जमात इस्लामी। उसके बाद यहाँ पे सारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी और उसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट्स थे यहाँ पे कश्मीर में, उन सब ने मिलकर एक अम्ब्रेला क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने मफ रखा। तो उस मफ के अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो दे वर इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद जो यहाँ पे हुकूमत हिंद को कहा गया कि डराया गया कि यहाँ पे अगर ये मफ जीत गई तो यहाँ पे पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे शरिया लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, लोगों के हाथ काटे जाएंगे, तो यहाँ पे हिंदुस्तान का आइन जो है उसकी वायलेशन होगी। तो इस तरह से जब हिंदुस्तान को समझाया गया तो उसके बाद जो रिगिंग हुई, वोट मफ को आ रहे थे, मफ के कैंडिडेट्स को आ रहे थे, वो जीत रहे थे, लेकिन जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो किसी और के हक़ में हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मोहम्मद यूसुफ शाह साहब उस वक़्त अपने ऑफ़िस में थे, जो बाद में सलाहुद्दीन बन गए। वो अपने ऑफ़िस में थे, उसको घसीट के बिना चप्पल के ले जाया गया अपने ऑफ़िस से। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ शाह साहब या जो उस वक़्त उसके चीफ़ इलेक्शन कैंपेनर थे यासीन मलिक साहब, जो इस वक्त जेल में हैं, तिहाड़ जेल में हैं, तो वो उसके चीफ़ कैंपेनर थे। वो उस वक्त के बड़े इंटेलेक्चुअल थे, सोशल एक्टिविस्ट्स थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्हें उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा हमें लेना चाहिए, तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो उसके बाद जो हैं हर एक जब इस चीज़ से अलग हो गया, तो जमात इस्लामी कौम के हवाले से जमात इस्लामी ने जब सोचा तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कौम के साथ, कि हमें भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि किसी ने एक माजरत के अल्फाज भी नहीं कहे, किसी ने ताज़ियत भी नहीं की, क्योंकि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा था। ठीक है, तो कोई एक इंस्टीट्यूट भी नहीं आया लोगों के पास कि हाँ गलत हुआ है, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान से जो उस वक्त के एट द हेलम ऑफ अफेयर्स थे, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, लेकिन एक ऐसा पैराग्राफ उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने मजम्मत की हो उस रिगिंग की। आज तक मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक पैराग्राफ, उस मजम्मत का एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा, उन्होंने कभी उसको डिनाउंस नहीं किया। तो हम समझते हैं कि अब जब ये शिफ्ट हुआ है तो इस वजह से हुआ है कि हमें लगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली बार हुए यहाँ पे, इंजीनियर रशीद साहब 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, उसके हक़ में वोट पड़े, और वो भी आप सिंपैथी कहे, सेंटिमेंट कहे या कुछ और कहे, लेकिन वोट उसको पड़े और उसके हक़ में हमने देखा कि वो जीत गए।
तो हमें भी महसूस हुआ कि हमें भी इस प्रोसेस में अब हिस्सा लेना चाहिए। तो 2014 में अगर आपने सुना होगा कि हमारे उस वक्त के अमीर जमात थे मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब, उसने उस वक्त भी कहा, जब उनसे पूछा गया कश्मीर उज़्मा में उसका जो प्रेस ब्रीफ आया, उससे पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें गवर्नमेंट ये भरोसा दे कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करेंगे तो हम हिस्सा लेंगे। तो ठीक है, तो आपने कई सारी बातें की हैं। पहली बात तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास कभी ऑप्शंस खत्म होते हैं और गन उठाना कोई किसी बात का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान के आपने कहा, क्योंकि आइन की बात की, तो हिंदुस्तान के संविधान में हर चीज़ के लिए, हर शिकायत के लिए गुंजाइश है। अदालतें बैठी हैं और अभी आपने इंजीनियर रशीद साहब का जिक्र किया, तो वो आज बेल पर उसी अदालत के माध्यम से बाहर आए हैं। तो वायलेंस तो किसी बात का जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, खास तौर पर उसके बाद जम्मू कश्मीर ने जो ब्लैक चैप्टर देखा अपने इतिहास में। लेकिन मैं वर्तमान में आ जाती हूँ, और वर्तमान में आपने एक बात कही कि हमें जब इंजीनियर रशीद जीते तो हमें लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और शायद आपने ये भी कहा कि ये पहली बार हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हाँ, तो आप ये मानते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये फ्री एंड फेयर हैं? क्योंकि आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आपको इससे पहले वाले इलेक्शंस क्या इसलिए फ्री एंड फेयर नहीं लगे क्योंकि उसमें जो मनमाफिक आपको चाहिए था वो उस तरह के नतीजे नहीं आ रहे थे? नहीं, सबसे पहले मैं उस चीज़ का आपको जवाब दूंगा कि आप उनकी डिग्रीज देखें, आप किस चीज़ को बता रहे हैं, आप किस चीज़ को समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमें वहाँ पे स्पेस दिया। हमारी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को उस वक्त कर्ब किया गया, जमात उस वक्त बैन की गई, हमारी लीडरशिप को जेल में डाला गया। और वजह क्या थी बैन करने की वजह क्या थी? कि हमने इलेक्शन लड़ा था। यानी अगर आप अपने एहसासात, अपने जज्बात और अपना जो अपनी बात रखना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से ही रखेंगे ना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद ही तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट आता है, उसके बाद ही तो एग्जीक्यूटिव आता है, उसके बाद ही जुडिशरी सिस्टम आता है। लेकिन जब आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही कत्ल कर दिया तो उसके बाद कौन सी बात आती है कि आपके लोग नाराज हो गए, आपके लोग नाराज हो गए, आपको लोगों के पास जाना चाहिए था। हम और आप अलग नहीं है, पहली बात तो हम इंडियन, बिल्कुल। ये आप और हम का नैरेटिव मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप जो कह रहे हैं मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं 1987 में रिगिंग हुई, आप यही कह रहे हैं ना मुझसे। आज जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो आप मानते हैं कि इस देश की न्यायपालिका का भी उसमें कहीं ना कहीं रोल है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सितंबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए? देखिए हालात बहुत बदल गए उस टाइम से। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज की बात अलग है, उस वक्त की बात अलग है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लोग ये समझते थे कि लोगों को मजबूर किया गया ये करने पे। और आप समझे, आप इस बात को समझिए कि उस टाइम के बाद 37 more than 30 years आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि हाँ ये करने की ज़रूरत है। उससे पहले तो आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आया कि आपको भरोसा दिलाया जाए कि आप आ जाओ, आप हमारे लोग हैं। इससे पहले तो किसी ने भरोसा, डॉक्टर साहब ये भरोसे की ज़रूरत क्यों है? ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत क्या है? जितनी इंडियन मैं हूँ उतने इंडियन आप कहाँ समझते हैं आप? नहीं, ये आपको किसने गलतफहमी दी है? कहाँ समझते हैं? कहाँ से आपको ऐसा लगता है? नहीं, कहाँ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हूँ। फिर रिगिंग क्यों हुई? नहीं, सुनिए मेरी बात। अगर आप घुमा फिरा के आप 87 पे आ जाओगे, देखिए मैं 87 को जस्टिफाई नहीं कर रही, आप घुमा फिरा के उसी पे आ जाएं। नहीं, मैं 87 को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, प्लीज ये क्लैरिटी रखिए आप। अगर आपको लगता है इलेक्शन में रिगिंग हुई, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने जो एकमात्र सवाल पूछा वो गन उठाने पे मैंने जो टिप्पणी की थी, जिस पर आपको शायद ये लगा कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि अगर कोई रिग्ड इलेक्शन है, मैं किसी रिग्ड इलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इंडिया दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, मैं ये मानती हूँ। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ आज मेरे राइट्स वायलेट होंगे, कोई भी मेरे राइट्स वायलेट करेगा, मैं सीधे जुडिशरी जाऊंगी, जो कि हो रहा है आज की तारीख में। राशिद इंजीनियर रशीद साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है कि आज वो बेल पर बाहर हैं और कैंपेन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो मेरी जो टिप्पणी है वो इस बात पर है कि आपने कहा पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे होना क्या गन उठाने के लिए कोई वायलेंस हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए आप एक चीज को मानिए,
आप अपने लोगों को नाराज़ कर रहे हैं, आप उनकी स्पेस कम कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब पानी सर के ऊपर आपको गया है तो फिर जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो कोई भी आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने गलत किया? नहीं, आप violence का justification दे रहे हैं डॉक्टर साहब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि अगर रिगिंग हुई थी तो उसके बाद फिर ट्राई करना चाहिए था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को उस वक्त स्टेप्स उठाने चाहिए थे। अगर उनको लगा था कि आज 37 ईयर्स के बाद क्यों उठा रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं उठाया गवर्नमेंट ने? हमने तो क्यों नहीं हमने क्यों नहीं सोचा कि हमने 2016 में क्यों नहीं सोचा, हमने 2010 में क्यों नहीं सोचा, हमने 2008 में क्यों नहीं सोचा? व्हेन द वायलेंस वाज ऑन द पीक, उस वक्त हमने क्यों नहीं सोचा कि हमें लोगों के साथ बात करनी चाहिए, हमें यहाँ के यूथ के साथ बात करनी चाहिए, हमें यहाँ के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। हमें अगर हम मानते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं तो अपनों के साथ बात की जाती है, उन्हें जेल में नहीं ठूंसा जाता, उन पे लाठी नहीं बरसाई जाती, उनको कर्व नहीं किया जाता, उनके रिलीजियस एक्टिविटीज कर्व नहीं की जाती। ऐसा नहीं होता है। आप एक बहुत बड़े कैनवस पे जा रहे हैं। देखिए, मैं जो मामले कोर्ट्स में है मैं उन पर टिप्पणी नहीं करती। मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ जो आपसे कोई कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ठीक, मुझे आपसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। शुक्रिया, ठीक है, आपका शुक्रिया। मेरा ये कहना है, मैं नहीं जानती आप जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ आरोप भर हैं या उनमें कोई सच। आप किताबें उठा के देख लीजिए। मैं ये मानती हूँ इस देश में कोर्ट बैठी है, जैसे वो इंजीनियर राशिद को बेल दे सकती है, ऐसे ही वो किसी को भी दे सकती है। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, मेरी नजर में वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन होता तो कश्मीर पंडितों, जो कश्मीरी पंडित थे डॉक्टर साहब, वो तो आज सब घूम रहे होते ना। वायलेंस के लिए मेरे पास भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट आप देख लीजिए कुनन पोशपोरा, आप देख लीजिए छठी सिंहपोरा। नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर हम वायलेंस पे बात करें तो फिर बात खत्म नहीं होगी। अगर हम आप जस्टिफाई करोगे अपने पॉइंट को, मैं जस्टिफाई करूंगा अपने। मैं वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि यहाँ पे कश्मीर में जो हालात बने, किस वजह से बने, किस तरह बने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त भी कह रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ शाह, यासीन मलिक, शबीर शाह जो भी हैं, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन उनको अच्छी तरह नहीं होती है, लेकिन उनको अच्छी तरह से डील नहीं किया गया। नहीं, अब उसका लेके आपका और मेरा डिबेट अतीत में हमें रहना है तो हम लंबा एक चौड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि वायलेंस के लिए जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं चाहे कितनी पढ़ी लिखी हूँ, चाहे मेरे पास कितनी फॉरेन डिग्री है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक सेकंड के लिए मेरे राइट्स वायलेट हो। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आइडियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, मेरे लिए भी आइडियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन बावजूद इसके मैं एक सेकंड के लिए कल्पना नहीं कर सकती। हम इल्यूजनरी बातों पे ना जाए। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाहती हूं। बातों पे ना जाए। प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या हुआ है वो देखिए। पंडितों में कितने आपने आतंकी सुने हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों में आपने कितनों को सुना कि उसने जाके गन उठा लिया, फलाना को मार दिया? नहीं, किसी ने नहीं उठाया। नहीं उठाया ना, तो वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। ये कभी एक्सक्यूज नहीं हो सकता मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मैं जाके गन उठा लूं। नहीं, मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरे जैसे मुझसे आज करोड़ों लोग इस बात को लेकर अग्री करेंगे कि कोई, देखिए आप इसको दूसरे एंगल से ले रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए आप वर्तमान पे आइए। आप ये मानते हैं कि हालात आज की तारीख में बेहतरीन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इस समय हो रहा है इस देश में, इसीलिए जमात जो है ये मानती है कि उसके लिए राइट टाइम है यहाँ पर आकर लड़ने। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। और अभी तक तो हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं फ्री एंड फेयर। और अभी भी जो चल रहे हैं, कहीं पे पहला फेज जो हुआ है, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है, कहीं पे कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया है जिससे लगे कि कहीं पे कोई करप्ट बूथ हैं, कहीं पे आरओ कोई करप्ट हैं, कहीं पे और कोई। अच्छी तरह से इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि जब आप ये शिकायत कर रहे हैं, आपने एक लाइन यूज की थी, अगर मैंने सही सुनी मुझे दुरुस्त कीजिएगा। आपने ये कहा कि भारत को ये पढ़ाया गया कि ये लोग आएंगे तो ये शरिया ले आएंगे, मफ के बारे में जो भी आपने बात की। जी। ये किसने पढ़ाया था? यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, जो आज तक पढ़ाते आ रहे हैं।
यहाँ के पॉलिटिशियंस जो उस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने पढ़ाया, उनको माफ से डर लगा। जो इस वक्त भी लोगों को डर लग रहा है कि अगर जमात इस्लामी वाले आ गए तो यहाँ पे ईमानदारी आएगी, यहाँ पे दयानतदारी आएगी, अच्छी तरह से हुकूमत होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो हमारा फिर बचेगा कुचेगा कुछ नहीं। तो आप अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं और मुफ्तीज की बात उस वक्त जो भी थे, उस वक्त जो भी थे, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? आज आप छाती ठोक कर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो जो बात सच होगी वो हम कहेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं डंके की चोट कहूँगा कि हम वो लोग हैं जो किसी के बलबूते पे ना झूठ बोलेंगे और ना किसी को धोखा देंगे। हम जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, और किसी भी ताकत के सामने हम सच ही बोलेंगे, झूठ के भी नहीं बोलेंगे। जो सच्चाई होगी वो सच बोलेंगे, चलिए, जो झूठ होगा झूठ को झूठ बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। मैं जज नहीं कि मैं आपके लिए कोई अदालत लगाऊं, ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का नुकसान जम्मू कश्मीर के ही पॉलिटिशियंस, और क्योंकि आप उस टाइम के पॉलिटिशियंस का नाम लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, मैं नाम ले देती हूँ। उस समय फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की जाती है। उस वक्त वहाँ कांग्रेस थी, यहाँ पे एनसी थी। जी, सच्ची बात है। उस समय वहाँ पर राजीव गांधी बैठे थे दिल्ली में, और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा, उनके वालिद, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला थे। तो जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान तो उसके अपने पॉलिटिशियंस ने ही किया। सही बात है, मानता हूँ मैं भी। आम लोगों को स्पेस नहीं दी गई, कॉमन पीपल को स्पेस नहीं दी गई, बस घर का राज चल रहा है, और ये अभी भी चल रहा है। जमात का मुद्दा क्या है? जमात जब इन इलेक्शंस में जा रही है तो क्या उसके एजेंडा पर है? जमात का सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो यहाँ पे हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, और उसके बाद जो उससे बड़े इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे जमात बात करना चाहती हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि जो यहाँ पे आज तक हमें लगा कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो पे ट्रांसपेरेंट जो हैं गवर्नेंस नहीं की गई। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चाहते हैं। तीसरा एक ही, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, आप रेडी वाले को देख लीजिए। रेडी वाले को दिन में 300, 400, 500 कमाता है, उसको इंटरनेशनल इशू से कोई लेना देना नहीं है। उसका इशू ये है कि उसका रेड़ा अच्छे से चले, उसका रेड़ा अपग्रेड हो। अगर ये रेड़े पे बैठा है तो अब इसका दुकान चले। अब अगर ये दुकान पे है तो ये व्यापारी बने। अगर कोई दुकान पे है तो व्यापारी बने। अगर आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उनको एवेन्यूज़ मिलने चाहिए, उनको रास्ते मिलने चाहिए, उनको रिसोर्सेज मिलने चाहिए। बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे आनी चाहिए, आईटी सेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर जो है वो अपग्रेड होना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे हम काम करना चाहते हैं। और आगे जाके, आज हमारे बस 10 कैंडिडेट हैं, वो तो कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना चाहते, वो तो बस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो उनको हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ के हम ये ट्रांसपेरेंसी जो है और ग्राउंड लेवल पे जो हुकूमत करनी है कि आम आदमी को जो बेनिफिट मिले वो करना चाहते हैं। और जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को टेबल पे रख के उस पे बात करना चाहते हैं, उनका कोई हल देखना चाहते हैं। ठीक है, आप हल चाहते हैं। जी। कल को हंग असेंबली आई, आपके कैंडिडेट्स जाएंगे, आपके जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे वो जाएंगे एमसी के साथ? देखिए, इफ देयर वुड बी सम एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स पे हम जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो बाद की बात है ना, कि हम जब जीत के आएंगे तब हम मशवरा करेंगे, उस पे हमारी क़यादत जो है वो बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी। देखिए, मैं उसी पे आऊँगा, उस पे क़यादत बैठेगी और फैसला करेगी। लेकिन जहाँ तक एनसी का सवाल है, देखिए, अगर आपको लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है तो पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपको देखना पड़ेगा और पुरानी दुश्मनियाँ भूल जानी पड़ेगी लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, कश्मीर के बेनिफिट के लिए। और एक कश्मीर में जो वैक्यूम इस वक्त स्पेस जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्पेस जो क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के लिए, और यहाँ पे लोगों का भला करने के लिए, और यहाँ पे लोग जो हर्ट हुए हैं, उस हर्ट, उस डिग्निटी, बिलो डिग्निटी जो लोगों को हुआ है, उस डिग्निटी को फिर से उबारने के लिए और एक लेवल तक लाने के लिए अगर हमें एनसी के पास साथ भी जाना पड़ेगा तो हमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उस पर आपत्ति होगी। तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं फिर आप? देखिए, वी विल गो फॉर एग्रीमेंट्स। हमारी लीडरशिप ही उस पर मशवरा करेगी और वही डिसाइड करेगी।
वही फैसला कर सकती है। बीजेपी के लिए अभी आपके दरवाजे खुले हैं या बंद है? मतलब मैं आइडियोलॉजिकली ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं देखिए- आपसे नहीं कह रही आप इतनी सीटें जीतेंगे। देखिए, हम नहीं बताएंगे कि हमारे लिए हमारे लिए किसके दरवाजे खुले हैं और किसके दरवाजे बंद हैं। हम किसी के लिए ये चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास एक लीडरशिप है, हमारे पास एक शूरा होती हैं, वो फैसला करती हैं और उसके बाद ही हम किसी के साथ जा सकते हैं। मैं एक इस वक्त पैनल का स्पोक्स पर्सन हूँ, दूसरा इस वक्त तो चीफ इलेक्शन इंचार्ज हूँ। मैं बस अपना काम देख रहा हूँ। बाकी अलायंस किसके साथ होगा, हम असल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये तो टॉप लीडरशिप ही डिसाइड अच्छा करेगी। चलिए बताइए, ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में? देखिए, ये तो ज़्यादा पता तो उनको होगा जो उनसे मिले होंगे, जो उनके पास बैठे होंगे, और उनको पता होगा कि ज़्यादा उनके आदर्श क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, नहीं, कैसे आप करते क्या हैं। सोचते हैं नरेंद्र मोदी के आदर्श? वो तो खैर पब्लिक लाइफ में है, बोलते हैं। देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आज तक मैंने सुना है कि जो मैंने सुना है, आज तक उसने 32 जो हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में उसने 32 लेक्चर्स दिए हैं। 32 में से 27 में उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसने बोला है। तो इस चीज़ की हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, उसको बड़ा डिनाउंस करते हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है। देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा आप बोल रहे हैं कि आपको उनके भाषणों पर आपत्ति है। है। बिल्कुल सही बात है। आपको उनके मुसलमानों के काम खिलाफ से कोई भी, देखिए, मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी सेक्टर के खिलाफ, किसी भी रिलीजन के खिलाफ आप बोलेंगे तो मुझे आपत्ति होगी। आप एक क्रिश्चियन सेकंड। के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ भी बोले तो मुझे आपत्ति होगी, लेकिन देश के खिलाफ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए। जैसे कि आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, जैसे कि कुछ जो आपने सोच के बोला होगा कि नरेंद्र मोदी ने ये काम अच्छा किया है, क्या है वो अच्छा काम? देखिए, उसके जो रिलेशंस हैं इस वक्त पूरी दुनिया के साथ, मुझे लगता है कि बाकी देशों से अच्छे हैं। उसके फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये कि उसकी जो इकोनॉमी जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी सी बाकी देशों से जिस तरह से कोविड में कोप किया, इकोनॉमी को एक बैलेंस पे रखा, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। बस ये दो काम है? बहुत सारे काम हो सकते हैं, और जैसे कि मैं नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। फिर भी सुनो तो। नहीं, हमें कहाँ जाना है उन चीज़ों में। नहीं, बहुत फिर सारे भी बताइए। और जैसे कि वी आर जस्ट हैविंग अ चैट अबाउट इट एंड और ऐसा कौन सा काम है आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया? आप किस चीज़ के बारे में सुनना चाहती हैं? नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं एक्चुअली आपसे आपसे पूछ रही हूँ। आपको और क्या क्या लगता है? मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गेट योर पर्सपेक्टिव बिकॉज यू सेड ही हैज डन गुड वर्क। देखिए, उसने जो काम किया है देश के लिए, एक अच्छा काम किए हैं। 15 साल देश को दिए हैं, यानी 10 साल दिए हैं। अब तीसरे 3.0 में हैं इस वक्त। तो एजुकेशन में एक बेहतरी लाई है उसने। आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडिया, और एआई में इंडिया आज आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि उसी की वजह से बढ़ रही हैं। उसकी स्कीम्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ा काम मुझे जो कश्मीर में लगा, बाकी इंडिया जाने की वो क्या कर रहा है, यानी बाकी देश यानी स्टेट्स जाने की वो उनमें क्या है, लेकिन यहाँ पे जो उसका जो हेल्थ कार्ड है उसका लाभ जो यहाँ पे गोल्डन कार्ड, उसका लाभ यहाँ पे कश्मीरी ने बहुत अच्छा उठाया। मैं एक्चुअली आपने जो बिंदु उठाया आज, मैंने वो बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जगह जगह जो गांव है, मेरे एक्चुअली कवरेज वहाँ पे की है जहाँ गांव है, जहाँ लोगों तक मीडिया नहीं जाता। लोग मीडिया जो शहर में बैठा रहता है, मेरी कोशिश है गाँव में जाऊँ, क्योंकि रियल प्रॉब्लम वहाँ है। जी, ठीक है। ये जो आपने गोल्डन कार्ड का जिक्र किया, मुझे कोई कश्मीरी आज तक नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो जम्मू कश्मीर में कि मुझे इस कार्ड से फ़ायदा नहीं हुआ। सबको फ़ायदा हुआ। और मुझे एक जनाब मिले, उन्होंने कहा मेरे 7 ऑपरेशन हुए, उनमें से 3 में मुझे इस कार्ड से बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन होने के वो बोले कि उनका भी उसी कार्ड के तहत हो रहा है। तो ये बातें ग्राउंड पर हो रही है। अच्छा, क्योंकि आपने अब तारीफ़ कर दी है तो अब लोग बोलेंगे आप दिल्ली के एजेंट हैं। आपने ये भी कहा जा रहा है कि पीडीपी का वोट काटने के लिए आप लोग मैदान में हैं। देखिए, मुझे थोड़ा सा रुकेंगे। तो क्योंकि अजान हो रही थी तो डॉक्टर साहब हम रुके, लेकिन सवाल वही है, आप लोग दिल्ली के एजेंट हैं। देखिए, ये यहाँ पे आप मेरे साथ बात करने आए, आप किसी और के पास जाएंगी फिर उसको भी दिल्ली का एजेंट बोला जाएगा। कोई आर्मी वाले से बात करेगा तो उसको भी दिल्ली का एजेंट बताया जाएगा। देखिए, दरवाज़ा हमें बैन है।
हमें तो दरवाज़ा तो मोदी साहब का ही खटखटाना पड़ेगा। तो मोदी साहब का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमें 4 दरवाज़ों से गुज़रना पड़ेगा। तो 4 दरवाज़ों पे 4 चौकीदार आप नेगेटिव सेंस में ना लें। नहीं ठीक। 4 दरवाज़ों पे 4 चौकीदारों का हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी, कुछ डायलॉग्स के कुछ पेपर्स लेने पड़ेंगे, हमें कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे। तो इनसे बात होती रहेगी, तो आपको एजेंट बोला जाएगा। तो ये सीधी सी बात है। अच्छा, जब आप बात करेंगे उस मसले पे जो लोगों का यहाँ पे सेंटिमेंट है, आप किसी बड़े फोरम पे बात करेंगे तो खुल के सेंटिमेंट पे बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये कैसे कर पा रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये कर पा रहा है तो ये ना तो लोगों से डर रहा है, ना तो गवर्नमेंट से डर रहा है, ना तो फौज से डर रहा है, ना पुलिस से डर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एजेंसी का एजेंट है। नहीं बोलेगा तो बताएंगे कि ये नहीं बोल रहा है तो ये एजेंसी का एजेंट है। यानी आप अपना कलेजा पूरी तरह से तल के दो, लोगों को अपना वजूद भी ख़त्म करो लोगों के सामने, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने वजूद को ख़त्म करो और अपना सब कुछ उनके लिए दाव पे लगा दो, फिर भी बोलेंगे कि ये एजेंट हैं। ये तो यहाँ का मामला रहता है। लेकिन देखिए, हम जो काम करते हैं, मुसलमान जो भी काम करता है वो तो अल्लाह के लिए करता है। और फिर एक वक्त आता है जब लोग इसको एडमिट करते हैं कि हाँ, इसने एक तो अल्लाह के लिए काम किया था, दूसरा सारी कौम के लिए किया था। तो वक्त आ जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक टर्म है कुरान में, पेशेंस की, सब्र की। तो हमें इस पे सब्र करना चाहिए। लोग जो बोलेंगे उसको उस पे सब्र करेंगे। अच्छा, तो लोग आपको कुछ भी बोले आप सब्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जमात पर बार बार ये आरोप लगे और इसीलिए बैंड है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के, बच्चों के हाथ में स्टोन पकड़ाने के, बाकायदा टेरर फंडिंग के, ये सारे आरोप जमात पर लगे। क्या जमात प्रायश्चित करना चाहती है आज? देखिए, हम पे आरोप लगे हैं लेकिन ये कहीं पे साबित नहीं हुआ। 2019 से NIA, SIA, ED, CIK, पुलिस, आर्मी, ये सारे हमारे पीछे लगे और हमारे 335 घरों को यहाँ पे जो है सर्च किया गया। जो हमारे बड़े लीडर्स थे, टॉप लीडरशिप थी, मेरे घर को भी सर्च किया गया। लेकिन NIA ने मेरे घर को सुबह 5:30 से 11:30 तक सर्च किया, लेकिन हमारे घरों से किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे घर में एक किताबें थी, तो जब उन्होंने सर्च किया तो सब 10:30 तक किया तो एक कमरे की किताबें ख़त्म हो गई। जब उन्होंने ऊपर वाले कमरे में किताबें देखी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 दिन लगेंगे। यानी किताबों के अलावा हमारे घरों में कुछ नहीं था। तो ना कोई पेपर मिला कि हमारा कोई कांटेक्ट हो किसी मुल्क के साथ, ऐसा कोई लेटर वगैरह, ना कोई पैसा मिला, ना कोई वेपन मिला, ऐसा कुछ। तो ये सिर्फ आरोप हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हैं, चाहे वो कौमी मसाइल हो, मिली मसाइल हो, नेशनल हो मसाइल हो या लोकल मसाइल हो, हम बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से और पॉलिटिकली हम वो चीज़ें रखना चाहते हैं और उनका हल चाहते हैं। प्रायश्चित की बात तब होती है जब आपने कोई जुर्म किया हो, जब हम पे साबित ही नहीं हो रहा है। अभी तो अदालत ने खैर फैसला नहीं सुना है, तो मैं मैंने पहले आपके लिए भी कहा कि मैं जज नहीं हूँ। जी। और आपको क्लीन चिट देने के लिए भी मैं नहीं हूँ। जी। आप पर जो आरोप है, इसीलिए मैंने कहा आरोप है। हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है इंडियन जुडिशरी पे, और हम पूरा एतमाद रखते हैं कि जब भी हमारा केस चलेगा तो हमें वहाँ बाइज्जत बरी किया जाएगा। ठीक है, वो आपका स्टैंड है। मैं आपसे बस एक ये जो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपसे कहा क्योंकि आपने जिक्र किया, आप मानते हैं 2019 के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज हालात बेहतर हुए, बच्चों के लिए हालात बेहतर हुए? सिक्योरिटी वाइज तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक वैक्यूम, मैं कहूँगा वैक्यूम है। अभी लोगों को बात करने की ज़रूरत है, लोगों को एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, लोगों को बात करने देना चाहिए, वो सामने आने चाहिए, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो वो चीज़ है। देखिए, एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि जमात ने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों के हाथ में पत्थर उस दौरान कौन दे रहा था? आज वो बच्चे, जब मैं लड़कों से मिली हूँ जगह जगह पे, तो कह रहे कि नहीं, अब बोले कि बहुत बेहतर है, पत्थरबाजी मैं नहीं बोलूँगा। उसके लिए आप 2 महीने पहले जो जुलाई में DGP साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में जो एक
वहाँ पे एक स्पीच दी, आप एक वो सुनिए। दूसरा आप अमित शाह साहब का 1-2 दिन पहले का स्पीच सुनिए और तरुण चुग साहब का स्पीच सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन दे रहा था। हम तो नहीं दे रहे थे। नहीं, तो यहाँ पे अब कुल मिला के आप उस सवाल को आंसर नहीं करना चाहते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जमात क्या शरिया लाना चाहती है? देखिए, आप शरिया किस चीज़ को बोलते हैं, ये सवाल है पहले। नहीं, मेरा किस चीज़ का नाम है? नहीं, रिलीजियस लॉ। देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मैं आपको, आप मेरी बहन यहाँ पे बैठी हैं, मैं आपको एज बहन ट्रीट करता हूँ और आपके जो हुकूक हैं वो आपको, आपके राइट्स जो हैं वो आपके राइट्स आपको देना चाहता हूँ। ये मेरे मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, इनको देखे इसको राइट्स देना चाहता हूँ। मेरे राइट्स ऑलरेडी गारंटीड है। करप्शन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे राइट्स ऑलरेडी गारंटीड है। देखे वही तो जो मेरे राइट्स ऑलरेडी गारंटीड, वो गारंटीड है ना आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। वही हम कह रहे हैं, जब आइन में है तो, जब आइन में है तो वो ऑलरेडी हैं, फिर हमें कौन से, जब आइन में ऑलरेडी राइट्स हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं जमात शरिया नहीं लाना चाहती? देखिए, आप किस शरिया की बात कर रहे हैं? आप क्या चाहते, मतलब हम हाथ काटे चोरों की, ये कॉन्सेप्ट है ना लोगों का? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चलिए, आपने जवाब दे दिया मुझे कि कुल मिलाकर ये रिलीजियस लॉ की फाइट नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं उनका समाधान चाहिए। उसमें बोला नहीं उन्होंने खुल के, बट कुल मिला के उन्होंने ये जरूर कहा कि 4 दरवाजे पार करके जाना तो नरेंद्र मोदी के पास ही पड़ेगा, ताकि सोल्यूशन मिले। जो इनके यहाँ पे मसले हैं, जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने के लिए चाबी नरेंद्र मोदी के पास है। हाँ, सही बात है, सेंटर में वही है तो चाबी तो उन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।